नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, सहयोगी और अध्यापक शैलेंद्र। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि ये 70वीं बीपीएससी की मेंस की जो तैयारी है उसमें 300 अंक के जो हिंदी निबंध आपसे पूछे जाएंगे उसकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं, किस सेक्शन में किस तरह के प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम कैसे लिख सकते हैं, इन सारी बातों पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तो देखिए, 3 सेक्शन में निबंध आते हैं। पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं में आपने देखा होगा, प्रश्न आपने जरूर देखा होगा। ये पहला जो सेक्शन होता है आपका, ये चिंतन प्रधान होता है या दर्शन प्रधान होता है और विचार प्रधान होता है। इसमें चिंतन, दर्शन, विचार तीनों की जरूरत होती है। समसामयिक निबंध दूसरा जो खंड है आपका, वो समसामयिक निबंध हो सकता है, मतलब करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं, और कल्पना प्रधान निबंध हो सकते हैं। और तीसरा जो खंड है यह लोकोक्ति, कहावत या सुक्ति पर आधारित होता है। तो पहले लोकोक्ति कहावत तो एक जैसी बात है। सुक्ति और लोकोक्ति में क्या अंतर है? तो लोकोक्ति हठात, मतलब श्रमिक समाज में एकाएक इनका जन्म होता है, और ये जो सुक्ति है ये बड़े बड़े विचारक लोग जब चिंतन की प्रक्रिया में आते हैं तब उनको किसी रहस्य का पता चलता है तो उन्हें एक लाइन में वो डालते हैं, तो उनका पल्लवन करना पड़ता है। पल्लवन मतलब विस्तार। तो ये लोकोक्ति, कहावत, सुक्ति जो भी है इसका पल्लवन ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल से ये 5, 7, 10, 20 पंक्तियों में खत्म हो जाते हैं और फिर इन पर आगे लिखना बहुत मुश्किल होता है। और आपको लिखना है 700 से 800 शब्दों में निबंध। तो किस तरह से आप लिखेंगे, अलग अलग सेक्शन पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सुविधा के लिए बंटवारा है। जहां चिंतन, दर्शन, मनन, विचार की जरूरत होती है वहां भी कल्पना और भाषा चाहिए। और जहां समसामयिक निबंध है या कल्पना प्रधान निबंध है वहां भी विचार या चिंतन की जरूरत पड़ सकती है, पड़ती ही है। और ये लोकोक्ति, कहावत, सुक्ति पर आधारित जो निबंध है इसमें तो कल्पना की उड़ान ही होती है और मनन ही होता है, तभी आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्शन में मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहला सेक्शन है चिंतन, दर्शन या विचार प्रधान जो निबंध है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जो ये सेक्शन ये है, सेक्शन ए जो है दार्शनिक आधार वाले निबंध जो हैं, जिनमें दार्शनिकता, चिंतन, मनन, विचार, भाषा, कल्पना आदि की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक टॉपिक उठाते हैं बीपीएससी या यूपीएससी से। तो मान लीजिए कि एक टॉपिक हम उठा रहे हैं कि हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। अब देखिए, यह जो शीर्षक है इस पर आपको निबंध करना है 700 से 800 शब्दों में। हर्ष मतलब प्रसन्नता, कृतज्ञता मतलब किसी के उपकार के प्रति आभार प्रकट करना। हम पर कोई किसी ने उपकार किया है तो उसके प्रति जो हम लॉयल होते हैं, उसके प्रति जो आभारी होते हैं, उसको कृतज्ञता कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हर्ष जो है, प्रसन्नता जो है, वो कृतज्ञता का सरलतम रूप है।
तो आप देखिएगा कि आज का जो समाज है, तो आज के समाज में कृतज्ञता ज्ञापित करने के दस्तूर जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हम शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम एक गुलदस्ते हाथ में देकर, प्रदान करके या अर्पित करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन कृतज्ञता की कसौटी क्या है? हमारे हृदय की प्रसन्नता। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। कल्पना करिए आप किसी संस्थान में कर्मचारी हैं। आपका पदाधिकारी आपसे देर तक काम लेता है, बार बार आपको डांटता है, बार बार आपको बेइज्जत भी करता है, फिर भी आप खिसियानी हंसी हंसते हैं या उनके जन्मदिन पर गुलदस्ते लेकर जाते हैं। क्या ये सचमुच कृतज्ञता है? कृतज्ञता है क्या? तो मैं आपको सरल उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूं, उसी को भाषा देने पर निबंध हो जाता है। आप देखिएगा कि हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई बहन समाज के प्रति कृतज्ञ नहीं है? एक आध अपवाद हो सकते हैं, झगड़े लड़ाई की बात में नहीं करता, लेकिन क्या अपने माता पिता को आप ऐसा कहते हैं क्या कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद? ये कृतज्ञता है? या पिताजी को देखते ही खिलखिलाकर हंस लेना, अंदर से पुलकित हो जाना, ये कृतज्ञता है? क्या है कृतज्ञता? मुस्तफा कमाल पाशा जी का जन्मदिन था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े महंगे उपहार लेकर आए थे। एक किसान बेचारा अपने हाथ से मधु तोड़कर, छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकालते हैं, अपने हाथ से मधु तोड़कर एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में उसको लाल कपड़े में बांध कर लाया था। सामान्य सी वेशभूषा थी, किसी ने उसे अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया। उसकी आत्मा रो रही थी कि मैं इन्हें जन्मदिन का मुबारकबाद देने आया हूं और कोई मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। समारोह चलता रहा, रात तक चलता रहा। समारोह जब समाप्त होने को आया तो कमाल पाशा जी की इच्छा हुई कि एक बार जरा घूम लो आसपास। तो उनकी नजर उस किसान पर गई। उन्होंने कहा कि भाई आप? कहा जी मैं एक किसान हूं, दूर से चलकर पैदल आया हूं, आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया था, लेकिन मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि दिखलाओ क्या लाए हो उपहार। तो उसने बड़े संकोच से वो मिट्टी का बर्तन सामने उनके कर दिया। कमाल पाशा साहब ने उसके ढक्कन खोले, कपड़ा हटाया, देखा मधु है। तो पहले उसे अपने उंगली डुबाकर पहले मधु उसके मुंह में उंगली डालकर उसे चटा दिया और फिर उसी उंगली से अपने मुंह में मधु चाट लिया। तो किसान निहाल हो गया। कमाल पाशा साहब ने बड़े बड़े लोगों को ऐसी कृतज्ञता नहीं व्यक्त की थी जैसी उस किसान की व्यक्त की। तो कृतज्ञता ज्ञापन बोलकर नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन है। महादेवी जी ने कहा था कि मनुष्य यदि नेत्रों से बात करना सीख जाता तो दुनिया के अधिकांश विवाद यूं ही समाप्त हो जाते।
तो कृतज्ञता आंखों की भाषा है, उससे हम प्रदर्शन में नहीं ला सकते। अभी जो जन्मदिन पर उपहार देते हैं, शादी पर तोहफे देते हैं और देते हैं, और मन में मैल रखते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, ये कृतज्ञता नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार, ये कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता अंतर की वस्तु है, भीतरी वस्तु है। और ध्यान दीजिए कि जिस समाज में हम रहते हैं, हम किसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जरा सोचिए। प्रकृति के प्रति हमें सबसे ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए। जो सांस हम लेते हैं वो प्रकृति की देन है। दिन का जो उजाला हम देखते हैं वो प्रकृति की देन है। ये रंग बिरंगे फूल जो हम देखते हैं वो प्रकृति की देन है। सुंदर झरने, तालाब, पशु पक्षी जो हम देखते हैं वो सब प्रकृति की देन है। हमारे विकास में हमारे परिवेश का बहुत योगदान होता है, जाने अनजाने। हमारे शिक्षकों का योगदान होता है, हमारे सर्किल के लोगों का योगदान होता है। तो हम उन सबों के प्रति कृतज्ञ हैं। तो इतने बड़े देश में आप बोल बोल कर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो कितनी कृतज्ञता व्यक्त होगी। क्या झरनों को देखकर आपके मन में आह्लाद उठा, वैसी कलकल ध्वनि उठी? क्या किसी झील को देखकर आपके अंदर उसकी खूबसूरती उतरी? क्या किसी पहाड़ को देखकर उसकी विशालता का बोध आपके अंदर हुआ? क्या समुद्र को देखकर उसकी गहराई और अनंतता का बोध आपके अंदर हुआ? क्या अपने मित्र को देखकर आपका हृदय खिलखिलाकर हंस पाया? क्या अपने माता पिता को देखकर आप गदगद हो गए? तो पशु पक्षी, नदी, पेड़ पौधे, तालाब, हरियाली, यातायात ले जाने वाले लोग, सड़क बनाने वाले लोग, जिन रास्तों पर हम चलते हैं उनकी सफाई करने वाले लोग, ये सारे के सारे एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। और उन सबों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है प्रसन्न रहना। जब हम प्रसन्न रहेंगे, हर्ष की चित्त दशा में रहेंगे, तो सामने वाला खुद महसूस करेगा कि यह व्यक्ति मेरे प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा है। क्या पेड़ पौधों को छूकर आपने देखा? क्या प्रकृति के उस पुष्प का निरीक्षण किया जो छन छन नूतन होता है? ऐसे भी कुदरत ने ऐसे कमाल किए हुए हैं कि आप एक पुष्प को देखिएगा, सुबह में उसका रंग दूसरा होता है, दोपहर में दूसरा होता है, और शाम में कुछ अलग होता है। क्या उससे आप रोमांचित हुए? क्या उससे आपके रोम पुलकित हुए? तो कहते हैं कि विकास हमेशा ऋजुता का होता है, वक्रता का नहीं होता। टेढ़ापन लिए हुए आप बहुत विकसित नहीं हो सकते, लेकिन सरलता लेते हुए आप रेगिस्तान में भी खजूर की तरह ऊंचे उठते जा सकते हैं। आप समतल मैदान में बरगद की तरह अपनी छांव फैला सकते हैं। आप उस लता पुष्पों की तरह हो सकते हैं सरलता लिए हुए, जिससे सबके चित्त को आनंद मिलेगा। तो सच्ची बात यह है कि हर्ष जो है कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। दूसरे किसी भी माध्यम से हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। महंगे उपहार देखकर मन में कचोटते रहना, ओह इतना दे दिया, खर्च कर दिया उसके,
तो ये कौन सी कृतज्ञता है? किसी विवस्था में किसी के प्रति कुछ कर देना, ये कौन सी कृतज्ञता है? श्री राम के चरित्र को देखिए, श्री कृष्ण के चरित्र को देखिए, महात्मा बुद्ध के चरित्र को देखिए, भगवान तीर्थंकर के चरित्र को देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र को देखिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े सरल, कारुणिक, दयालु हैं। भवभूति ने कहा है, उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं, वाल्मीकि रामायण के बाद वही रामायण है संस्कृत का। उन्होंने कहा, एको रस करुण एव, करुणा ही एकमात्र रस है। हम साहित्य में 11 रस पढ़ाते हैं हम लोग, वे कहते करुणा ही एकमात्र रस है। मतलब उसी रस से सब रसों का सृजन होता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंत ने लिखा। महर्षि वाल्मीकि की बात सोचिए, क्रोच पक्षी, क्रोच जुगल आपस में मैथुन कर रहे थे, काम क्रीड़ा में थे। व्याधे ने बाण चलाया, नर पक्षु आहत होकर घायल होकर गिर गया। और महर्षि वाल्मीकि स्नान के बाद नदी में सूर्य को अर्घ दे रहे थे, भगवान भास्कर को, सबको दीप्ति देने वाले को। तो उनके मुंह से हठात महाकारुणिक ध्वनि निकली, मां निषाद प्रतिष्ठाम, शायद संसार की पहली कविता है। तो उससे जो क्रोच से जो सहानुभूति कर सकता है, जो पेड़ पौधों से सहानुभूति रख सकता है, जो पशु पक्षियों से सहानुभूति रख सकता है, जो समाज से सहानुभूति रख सकता है, जो हमेशा खिलखिलाता और प्रसन्न रह सकता है, वह सबसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति है और उसका कद सबसे ऊंचा है। ये हमारे समाज के नए तरीके ने कद के ऊंचेपन की उसका स्केल बदल दिया है, मापने का तरीका बदल दिया है। सबसे ऊंचा कद उसका है जो सरलतम है। महात्मा बुद्ध को देखिए, कपिल वस्तु के सम्राट के पुत्र थे और राजपाट का त्याग करके भिक्षु वेश में संसार के कल्याण के लिए अपने को आहुत किया। और उसके बावजूद भी अपनी कृतज्ञता किसी पर नहीं थोपी, बल्कि वो कृतज्ञ रहे। तीर्थंकर महावीर को देखिए, तो कृतज्ञता वह भावना है जो हमारे चेहरे से, हमारे हृदय से निकलती है और हमारे आनंद पर उसकी लालिमा, उसकी छवि फैलती है। सूरज की पहली रोशनी जैसे होती है, उसकी जो मधुर लालिमा होती है, वह जब हम किसी को देखते हुए वो लालिमा हमारे अंदर वो कौंध जाती है। हमारा जब चेहरा वो जो रंग परिवर्तन करता है आंतरिक प्रतिक्रियाओं के कारण, सच्ची कृतज्ञता वो है। तो कृतज्ञता के मूल में ही हर्ष है। कृतज्ञता का जन्म ही हर्ष से होना चाहिए। शेष सारी जो कृतज्ञता है दिखावटी, वो वास्तव में कृतज्ञता है ही नहीं। तो एक फिलॉसफी है, एक चिंतन है, एक मनन की प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया को सूत्रबद्ध करके बांध देना निबंध है। तो इस तरह से इस सेक्शन के निबंध आपको लिखने पड़ेंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि जहाज पानी में रहने के कारण नहीं डूबता है, पानी भरने के कारण डूबता है। ऐसे इस तरह के, तो इनमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, सोचना होगा। हाँ, ध्यान देना है कि क्या भारतीय जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं या दर्शन हुआ है, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, चार्वाक, बौद्ध, जैन, क्या इसमें हमारी वो सहायता करेंगे? डेफिनेटली करेंगे।
लेकिन जगह जगह करेंगे, अलग अलग विषयों में करेंगे, उनका ज्ञान भी हमारी परंपरा का ज्ञान भी हमारे चिंतन मनन में हमारा साथ देता है। जैसे प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है, और उसी प्रतिभा को व्युत्पत्ति से मतलब पठन पाठन से हम पुष्ट करते हैं और अभ्यास से निखारते हैं। तो आपके अंदर जो लेखक की प्रतिभा छुपी हुई है उसी को पठन पाठन से आपको निखारना होगा और अभ्यास से उसे मूर्त करना होगा। चित्रकार जब चित्र बनाता है तो पहली बार ही वैसा चित्र नहीं बना देता है पिकासो जैसे। मोनालिसा का चित्र एकाएक नहीं उतर जाता है। मोनालिसा का चित्र बनाने वाला तो अद्वितीय होता है, उसका तो दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता। लेकिन उस ऊंचाई पर जाने के लिए हमें शनय 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 क्रमशः गतिमान रहना पड़ता है, तो एक लेवल तक तो हम जरूर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये चिंतन प्रधान निबंध हम लिखते हैं। अब है कि जो समसामयिक निबंध होंगे, सेक्शन बी जो है आपका, सेक्शन बी आपका है सेक्शन बी जो है आपका है वो समसामयिक और कल्पना प्रधान निबंध का है। अब मान लेते हैं कि कोई एक विषय उठाते हैं रैंडमली, सपोज कि यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो क्या परिणाम? सोशल मीडिया है, साइबर अपराध है, किसानों की समस्याएं हैं, और अभी हाल में बजट पास हुआ है। तो इन सभी विषयों को सीधा फ्लैट नहीं पूछ के उस पर आपकी क्या राय है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें ज्यादा वो पूछने की कोशिश करेंगे। तो उनको एक प्लेटफॉर्म तो हम लेंगे ही। हम कहेंगे कि समान नागरिक संहिता जो है भारत में एक प्रस्तावित कानून है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में यह लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता भारत में लागू करना उचित है, संवैधानिक है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो विषय है इसके अंदर संपत्ति का अधिकार, इसके अंदर गोद लेने का अधिकार, इसके अंदर व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार, ये सब बहुत सारे अधिकार शामिल हैं। तो अब ये जो समान नागरिक संहिता है, तो इन अधिकारों में अब जैसे सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अलग संहिता बनाई गई थी, और अल्पसंख्यकों के लिए जैसे मुसलमानों के लिए अलग संहिता बनाई गई थी। बाद में फिर संविधान में संशोधन करके जो हिंदुओं के लिए, बहुसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन आदि के लिए एक संविधान के आधार पर एक संहिता बनाई गई, और इस्लाम में शरीयत के आधार पर संहिता बनाई गई। तो अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है
तो डेफिनेटली देश को, निश्चित रूप से देश को इसमें फायदा होगा, देश का विकास होगा। लेकिन अब यह मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे संप्रदाय इसे व्यक्तिकता का हनन कहते हैं। बहुत सारे संप्रदाय वर्षों से चली आ रही परंपरा पर कुठाराघात कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो उन सबका रिफरेंस देते हुए आपको ये बताना, यहां तक कि कोर्ट ने भी इसको मानने से इनकार कर दिया है कि ये निजता या आस्था पर हनन का सवाल है। तो ऐसी स्थिति में उदारता दिखलानी पड़ेगी और रूढ़िवादी मानसिकता से सबों को, समाज के जितने वर्ग हैं, जितने समुदाय हैं, जितने संप्रदाय हैं, भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत संप्रदाय हैं, तो उन सबों को अपनी रूढ़ियों को त्यागना पड़ेगा और रूढ़ी से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा, तब जाकर ये गुत्थी सुलझेगी। एक सामाजिक मामला है यह, केवल सरकारी मामला नहीं है यह, और राजनीति की दुकान चलाने का मामला यह नहीं है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारत जैसे विविधता वाले देश में इस पर आम राय से ही सहमति कायम की जा सकती है। अब देखिए, जो बातें चल जाती है, जो प्रथा लागू हो जाती है, उसको हटाना एक कठिन काम होता है, क्योंकि हम उसके अभ्यस्त होते हैं और जो ही उसमें बदलाव आता है हमें असुरक्षा की भावना महसूस होती है। ये मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो वही समाज में अभी चल रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन आप देखिए कि हिंदुओं का जो ये सती प्रथा है, जब इसका विरोध शुरू हुआ था तो राजा राम मोहन राय जी को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था अपने ही समाज में, क्योंकि लोग, अब सोचिए उस जमाने में अगर कोई महिला अपने पति के दिवंगत हो जाने के बाद उसकी चिता में नहीं जलती, तो 5 पट्टे नौजवान उसे ले जाकर चिता में पटक देते और जला कर आते। तो समाज के बुजुर्ग कहते कि वाह बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, धर्म की रक्षा की है। क्या आज भी वही है? क्या आज ऐसे करने वाले को आपका कानून और आपका समाज मुआफ करेगा? कदापि नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि परंपराएं परिस्थितियों के अनुसार बनती है, और जो परंपराएं रूढ़िग्रस्त हो जाए, जो समाज को हानि पहुंचाने लगे, उन परंपराओं का टूट जाना ही अच्छा है। हमारी परंपराएं हमारी थाती है, वह हमारे स्वभाव में ढल गया हुआ है। अब कोई हिंदू का बच्चा अपनी दादी को देखता है पत्थर में जल डालते हुए, तो बड़ा होकर वह भी पत्थर में जल डालता है। वह सोचता नहीं है कि क्यों डाल रहा है। कबीर जी ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अताते वो चक्की भली जो कूट खाए संसार। तो कबीर की दृष्टि में ये पत्थर की पूजा बेकार है। उन्होंने एक विचार दर्शन दिया। अब दूसरी तरफ देखिए, बाह्य आडंबर के विरोधी मुसलमानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि जुलाहों ने उनका पालन पोषण किया था। कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुना है, ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कहा कि इतनी ऊंची जगह से खुदा को आवाज लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें जी, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? तो एक जो वर्तमान समाज के लिए जो शुभंकर हो, जो समाज में समानता, भाईचारा, प्रसन्नता, अपनत्व का विकास करे, वैसी प्रथाओं को जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो रूढ़ियां बन जाएं,
उनको तोड़ देने में ही भलाई है। एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कल्पना करिए बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। तो छठ पूजा में गन्ने की बहुत प्रधानता है, और चीजें भी चढ़ाते हैं, लेकिन गन्ना निश्चित डालते हैं अर्घ में, अर्घ देने के समय, या हाथी के चारों तरफ गन्ना खड़े करते हैं। अब मुझे आप बताइए, बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना उपजना बंद हो जाए, कल्पना कर लीजिए, तो क्या गन्ने के लिए हम अमेरिका जाएंगे और वहां से गन्ना लाके छठी मैया की पूजा करेंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, कि हमें यही गन्ने का विकल्प तलाशना चाहिए? तो वही बात समझना चाहिए कि कानून एक सामाजिक व्यवस्था है, यह यूनिवर्सल नहीं है, यह ईश्वर या खुदा का बनाया हुआ नहीं है। अब भारत की जनसंख्या 125 करोड़ पार है, तो कल यहाँ कोई सरकार बना सकती है, एक बिल पास कर सकती है कि जिसके एक ही बच्चे होंगे, जिसकी एक संतान होगी, वह भी लड़की होगी, वही जनप्रतिनिधि होगा, उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन किसी देश की जनसंख्या 10,000 है सिर्फ, और इंफ्रा उसका, संसाधन उसके, क्षेत्रफल उसका भारत जैसा है, तो क्या वह देश भी यही कानून लागू करेगा? कि वह कहेगा कि जिसको जितने अधिक बच्चे होंगे उनको मैं सरकार में जगह दूंगा, प्रतिनिधि बनाऊंगा? तो अब ये है, कानून जो बनते हैं वो सबके लिए एक समान हो ही नहीं सकते। अब स्कूलों में जारे के यूनिफॉर्म लागू हो जाते, अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उतनी ठंड नहीं लगती, फिर भी उनको कोट लाद कर आना पड़ता है। तो ये जरूरतों के अनुसार बदलने की चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम जोड़ देंगे, उसमें इस विषय के बारे में हमारे पास थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, फिर हमारे पास एक शैली या भाषा होनी चाहिए, हमारे पास एक काल्पनिक शक्ति होनी चाहिए कि आगे उसका परिणाम क्या होगा। तो अगर आचार संहिता लागू हो जाती है, समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है, तो वैसे स्थिति में सबसे बड़ा जो कल्याण होगा वो हमारी माताओं बहनों का होगा, स्त्रियों का कल्याण होगा। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया सरल हो जाएगी, समस्याओं का त्वरित निपटारा होगा, समाज में एकरूपता आएगी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किए हुए हैं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ही किए हुए, हमारे देश में एक राज्य है गोवा, वहां लागू है। तो वहां कोई समस्या नहीं आ रही, तो हमें कोई समस्या क्यों आएगी? तो समस्या यहां होती है। इन चीजों को जब क्रिएटिव तरीके से उदार होकर सोचेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, रूढ़ियों से बंधे नहीं रहेंगे, तो ऐसे विषयों पर हम समाधान निकाल सकते। तो इन सब बातों को टोटलिटी में एक विचार के अनुसार आप देंगे, तब आपकी कल्पना आप दिखलाएंगे कि तब भारत कैसा होगा। सबके लिए एक सा कानून, सबके लिए एक सा विधान, फिर भी सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता, उसके अधिकारों का हनन नहीं, उसके अधिकारों में रत्ती मात्र भी कटौती नहीं। तब भी अगर ये संहिता लागू हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? तो इस तरह से हो सकता है आपके कंक्लूजन हमारे विचार से न मिलते हो, तो आप अपने विचार लिखिए, लेकिन तार्किक आधार पर लिखना होगा।
और अपनी कल्पना से भविष्य देखना होगा उसका कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो इस तरह से किसी भी समसामयिक विषय जो है आप विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, क्योंकि आप जीके जीएस की लंबी तैयारी करते हैं। तो इस सेक्शन में तो आप भी बहुत कुछ खींचिएगा। वो सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है ये थोड़ा परेशान करने वाला है, सी तो ज़्यादा ही परेशान करने वाला है। तो अब मैं सेक्शन सी की बात कर देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि सेक्शन सी लोकोक्ति आधारित है या कहावत आधारित है। वे लोकोक्तियां और कहावत जो बिहार में प्रचलित है। तो बिहार की 4 क्षेत्रीय भाषाएं मुख्य रूप से हैं। 4 क्षेत्रीय भाषाएं मुख्य रूप से है भोजपुरी, मगही, मैथिली और बज्जिका। आरा, भोजपुर, छपरा आदि की ये भाषा हो गई। पटना आसपास की मगही हो गई। दरभंगा, मधुबनी आसपास की मैथिली हो गई। मुजफ्फरपुर, वैशाली आसपास की बज्जिका हो गई। और एक और भाषा कही जाती अंगिका, ये भागलपुर और आसपास की है। अंग प्रदेश के जिस अंगराज को इसी युधिष्ठिर ने यही प्रदेश कर्ण को दिया था। तो इन सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का विकास हुआ है, कहावतों का विकास हुआ है। तो लोकोक्ति, हाँ, संयोग से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक जगह से वो दूसरी जगह गए हैं, चूंकि हम सगे संबंधी भ्रमण, पूजा पाठ, दर्शन, स्नान आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ की लोकोक्ति उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की लोकोक्ति इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की कहावत उस क्षेत्र में रूप बदल कर गई है। तो ये कहावत और लोकोक्ति जो है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये विद्वानों की देन नहीं है, ये श्रमिक समाज की देन है। चिंतक या विचारक जब सोच कर, विचार कर कोई कथन देते हैं तो वो सुक्ति कहलाती है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। उन्होंने सोचा कि समर्थवान जो लोग होते हैं उनके दोष छिपा दिए जाते हैं। तो ये सुक्ति है, ये लोकोक्ति नहीं है। हो नहार वीरवान के होत चीकने पात, तो ये सुक्ति है, लोकोक्ति नहीं है। विद्यालय आचरण का कारखाना है, गांधी जी की उक्ति है। तो ये सुक्ति है, लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्ति क्या है? तो जन सामान्य में एकाएक निकला हुआ वह वाक्य या अर्धवाक्य जो सबको प्रिय लग गया, और प्रिय लगने से बार बार उसका प्रयोग होने लगा, तो वो प्रचलित हो गया। जैसे खेत खाए गदहा, मार खाए जोल्हा। जैसे कि ससुर के परान जाए, पतोहू करे काजर, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हरबरी के विवाह कनपट्टी में सेंदूर। तो इस तरह की बहुत सारी लोकोक्तियां, हजारों लोकोक्तियां, उससे भी ज्यादा हमारी इन भाषाओं में परी हुई है। आपने देखा होगा पीछे का प्रश्न, ताकि पानी में मछली या नौनो कुटिया बखरा, मैथिली से लिया है उन्होंने। प्रचलित है सब क्षेत्र में, लेकिन भाषा जो उसकी उन्होंने रखी थी वो मैथिली थी। तो उसके पैरेलल मैथिली में एक लोकोक्ति और है, न मारी माछ आ न उपजी खत्ता। तो मछली मारना ही नहीं है तो खत्ता क्यों उपछेंगे? खत्ता कहते छोटे छोटे गहरी जगह को जहां पानी जमा हो जाता है। तो बाढ़ के दिनों में मछलियां वहां आकर
लोभ में रह जाती है, बाद में पानी सूख जाता है तो वहीं की वही पड़ी रहती है। तो उतना पानी को कुछ लोगों को साथ मिलकर उपज देना, बाहर की ऊंची धरती पर फेंक देना आसान होता है, तो मछलियां हाथ में आ जाती है आसान से। तो ये करा न मारी माछ और न उपछी खत्ता, न मछली मारनी होगी न खत्ता उपचना होगा। तो जैसे जैसे हमें वह काम नहीं करना है तो उस विवाद में पड़ना ही नहीं है, ये इसका मूल अर्थ है। अब इसी को विभिन्न विभिन्न संदर्भों से जोड़कर दिखाएंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि उस सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, सेक्शन सी। सॉरी, TI1 सेक्शन सी। मान लीजिए हम कहते हैं कि खेत खाए गधा, मार खाए जोला। अब देखिए कितनी व्यंग्यात्मक की भाषा है। जैसे शब्द की 3 शक्तियां होती है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसको अविधा से सीधा सरल अर्थ लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, लक्षणा से भी अर्थ लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसका व्यंग्यार्थ निकालना पड़ेगा। किसी के दोष का किसी दूसरे को सजा देना, ये खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा अर्थ को सार्थक करता है। तो हमारे समाज की स्थिति क्या है? हमारे समाज में वर्षों तक हम किसी शासन के अधीन रहे, वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहे, हम पर अनेक अत्याचार हुए, मुगल काल में भी हुए होंगे, न केवल हिंदुओं पर, मुसलमानों पर भी हुए होंगे, और लोगों पर भी हुए होंगे, रजवाड़ों के समय भी हुए होंगे, अंग्रेजों के समय भी हुए होंगे, ब्रिटिश राज के दरमियान हुए थे ही, और अभी भी गांव समाज में जमींदारों द्वारा गरीबों पर होते। तो हमारे समाज की जो ये नियति है कि मुंह देखकर हम पंचायत करते, किसी की शक्ति देखकर, उसकी सामाजिक स्थिति देखकर उसके पक्ष में जो समाज हो जाता है, इसी को देखकर किसी निर्भीक, निडर, आकस्मिक चिंतक महात्मा के लोकोक्तिकार को, कहावतकार को भी मैं बड़े दार्शनिक मानता हूं। बड़े बड़े दार्शनिक जो नहीं कहते हैं, वो टूटी फूटी भाषा में या अशिष्ट भाषाओं में भी, जिन भाषा का प्रयोग मैं खुले तौर पर आपके सामने नहीं कर सकता हूं, वैसी भाषा में भी कहावतें गांव में प्रचलित है। अगर गांव से आपका जुड़ाव होगा तो आप जानते होंगे। तो किसी का हक मारना, किसी को सताना, किसी को प्रताड़ित करना, ये जो प्रक्रिया है ये हमारे समाज में चलती आ रही है, चलती आ रही है, आज से नहीं चलती आ रही है। आप बताइए तो, वो महाभारत के द्यूत कीरा का ध्यान करिए आप, कि जुआहाड़ा कौन था? पांडव, युधिष्ठिर। भोगना किसे पड़ा? द्रौपदी को। श्री राम गए थे वनवास, पिता की इच्छा का पालन करना उनकी व्यवस्था थी, सीता की नहीं थी। भोगना किसको पड़ा? सीता को पड़ा। तो ऐसे अनेक उदाहरण जब हम नजरें दौड़ाएंगे,
पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक शैली का उपयोग करेंगे, तो हमें हमारा जो साहित्य है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें भी इसके उदाहरण हमें मिलेंगे, तो हमें फैलने का रास्ता मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि निबंध शैली प्रधान साहित्य है, रचना है, इसलिए शैली को महत्व देना बहुत जरूरी है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी का एक निबंध है, मेरा गांव मेरा घर। उस निबंध में वे लिखते हैं कि एक दिन मैं भाषा अनुवाद करके कह रहा हूँ, ठीक उनकी भाषा नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, वो स्मरण में है, उस हिसाब से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिन थे, एक दिन मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों दालान में इमली चबा रहे थे। उसी समय पिताजी आ गए। डर से हमने इमली का चिया भी चबा लिया, मतलब बीज। कई दिनों के बाद याद आया, इमली पेट में जन्मेगा, बड़ा होगा, बाहर निकलेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि कितना लालित्य है इसे। किसी व्यक्ति को यह विश्वास भी हो जाए कि उसके पेट में इमली जन्म जाएगी, तो सबसे पहले उसको शरीर और जीवन की चिंता होनी चाहिए, चोरी पकड़े जाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। यही है निबंध का लालित्य। बीच बीच में जो इस तरह की फ्रेमिंग हम करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, वसंत आ गया है शीर्षक निबंध में, कि मेरे सामने के प्राध्यापक के प्रांगण का जो कचनार है वो मरियल सा है, उसमें एक डाली और थोड़े पत्ते हैं, और मेरे प्रांगण का जो कचनार है वो हरा भरा हृष्ट पुष्ट है। लेकिन क्या देखता हूं कि सामने के प्राध्यापक के प्रांगण का कचनार फूलों से लदा पड़ा है, और मेरा हृष्ट पुष्ट हरा भरा कचनार, इसने कोई सूचना नहीं है फूल देने की। ओ, मैं बीमार जो हूं। वसंत आ गया है पर एक लंबा निबंध लिखते हैं, लेकिन वसंत की उसमें कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ अंत में चर्चा है कि वसंत आता नहीं है, ले आया जाता है, जो चाहे जब चाहे ले आए। तो शैली की खूबसूरती, ये जरूर है कि विषय का हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल हमारे पास होना जरूर चाहिए, लेकिन उससे विस्तार देने के लिए हमें पूर्व का अभ्यास होना चाहिए, अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, फैलने की हमें क्षमता होनी चाहिए, बरगद जैसा छतनार होने की कोशिश करनी चाहिए, लताओं जैसा का लचीलापन चाहिए, जरूरत पड़ने पर सेमल की तरह सीधे खड़ा होना चाहिए। अब सेमल को देख के बाहर से जिसने भी पेड़ देखा होगा, सेमल का पेड़ कितना रुक्ष होता है, कांटेदार, अजीब से रंग का, लेकिन उसके लाल फूलों को देखिएगा तो उसके बारे में धारणा आपकी बदल जाएगी। उसके हृदय में कितना अनुराग भरा है ये आपको समझ में आएगा। तो इन सारी बातों को जब जोड़ देते हैं, हमारे समाज में संवेदना मरती जा रही है। हम एक अपाहिज को स्टूडियो में बैठाकर उसका इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। अरे भाई अंधे हो, अपाहिज को देख रहे हो तो ये प्रश्न करने का है क्या? फिर पूछते अपाहिज होकर कैसा लगता है, कितना बड़ा दुख है, बोलिए आपका इतना बड़ा दुख को भी स्केल से। तो ये मरती हुई संवेदना का युग है। इस युग में भी वही चल रहा है कि खेत कोई और खाता है और सजा किसी को और को मिलती है। तो वर्तमान राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, इन सबों से इसको जोड़ देंगे, भाषा का एक चौकटा बनाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे, और उस फ्रेम में जब इसको खूबसूरती से पेस्ट कर देंगे
तो देखते हैं कि कोई फोटो हम डालते हैं, उसकी फ्रेमिंग अगर खूबसूरत होती है तो आकर्षक हो जाता है। तो निबंध की फ्रेमिंग भी वैसी ही होनी चाहिए कि हमने जो विषय डाले हैं उसकी फ्रेमिंग हम ऐसी करें, ऐसा चमकदार करें, ऐसा आकर्षक करें कि उसकी खूबसूरती निखर जाए। और इतना ही कर लेने पर आपका परीक्षक संतुष्ट हो जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए, ये हिंदी निबंध की मैं बात कर रहा हूं। तो हिंदी का बड़ा बड़ा प्रोफेसर, उसको डिजिटल इंडिया के बारे में कितना प्रोग्रेस हुआ है, किसने ये योजना शुरू की थी, कितने का बजट है, क्या क्या हुआ है, इसमें उसकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। संभवतः आपने जो आंकड़े दिए होंगे उसे फिर से कंप्यूटर पर देखना पड़े, और अगर नहीं जानता होगा तो बच्चों से दिखलाना पड़ेगा, उसके काम में बाधा आएगी। लेकिन भाषा का लालित्य, उसकी चाशनी जब उसको चटाइएगा तो गदगद होगा। सामा भूसी से गोपाल खुशी, तो गोपाल जब सामा भूसी से ही खुश हो रहे हैं तो उनको तले हुए व्यंजन क्यों खिला रहे हैं? तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नजरिया जब हम रखेंगे तो निबंध लेखन अच्छा होगा। आप अगर सक्षम हैं, ईश्वर करे आप सक्षम हो, तो अपनी तैयारी खुद कर लीजिए। एक अच्छा अवसर आपके हाथ में आया हुआ है, एक द्वार आप पार कर गए, दूसरे तीसरे द्वार आपको पार करने। तो दूसरा द्वार पार करने में यदि आपको कोई असावधानी है, असहूलियत है, कोई परेशानी है, तो आपका स्वागत है राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ में। और मैं विश्वास दिलाता हूं अप्रैल में संभवतः आपकी परीक्षा होगी। उससे पहले एक टारगेट बैच हम लोग लेंगे और तीनों सेक्शन के उतने प्रश्न पढ़ेंगे जिससे हमारा स्किल डेवलप होगा। अगर वो प्रश्न आ गए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आए तो भी आप लिखने में सक्षम होंगे। कल सरस्वती पूजा है, देवी भगवती की आराधना कीजिए, अच्छी शक्तियों को बुलाइए। चाहे आप किसी भी संप्रदाय धर्म के हो, आप मूर्ति पूजक हो नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रकृति की सारी अच्छी शक्तियों को निचोड़िए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और ये दुआ कीजिए कि आपको सफलता मिले। मैं आपको नए साल की भी शुभकामना देता हूँ, पूजा पर्व त्योहार की भी शुभकामना देता हूँ, और राजधानी कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद।